Hello students, welcome to my YouTube channel Physics Vibes. Today I am going to discuss NCERT solution of gravitation class 9 physics. क्लास 9 फिजिक्स के ग्रेविटेशन चैप्टर का हम NCERT का सॉल्यूशन हम करेंगे। क्या क्या उसमें क्वेश्चंस की वैरायटी है, किस तरीके से पूछी जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज when the distance between them is reduced to half। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को अगर रिड्यूस करके हाफ कर दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स पर क्या चेंजेस आएंगे, वो कितना चेंज हो जाएगा, वी हैव टू फाइंड आउट। दैट मींस क्वेश्चन नंबर 1 पहली सिचुएशन ये है कि यहाँ पर दो मासेस मैंने मान लिए, मासेस m1 है, m2 है, इनके जो बीच का सेपरेशन है वो मान लेता हूँ d है। पहली सिचुएशन। तो हम जानते हैं कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, आंसर है यस, बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, वो फोर्स है F। तो हम जानते हैं F इज कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर दो मासेस रखे हुए हैं, एक सेपरेशन पॉइंट मासेस, ठीक है, तो यहाँ पर उनके बीच जो फोर्स लगने वाला है कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर लगने वाला है। तो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर हाफ कर दिया जाए, if distance between two masses reduced to half, मतलब जो पहले d थी उसको क्या कर देना है, d/2 कर देना है। how does change force, how does चेंज फोर्स। तो फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। इस डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है, मतलब ये पहले d था, मान लेते हैं अब ये कितना हो चुका है, d/2 हो चुका है फोर्स। यहाँ मास m1, यहाँ मास m2, ठीक है। अब इनके बीच में मान लेते हैं फोर्स लग रहा है F'। क्या फॉर्मूला होगा इनके बीच में, F इज कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, r की जगह मतलब d स्क्वायर, d की जगह कौन काम कर रहा है, d/2 का स्क्वायर करोगे तो आपका रिजल्ट f' इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर बाई 4। इस 4 को ऊपर ले जाओ तो f' इज इक्वल टू 4 कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखिएगा, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर किसकी वैल्यू अपने पास, वो अपने पास फोर्स की वैल्यू है, जो पहले d डिस्टेंसेस पर रखे हुए थे, तो ये इसकी जगह पर पुट कर सकता हूँ 4F। तो आंसर क्या आ रहा है, फोर्स विल increase 4 times when we reduced the distance between two masses is half, ठीक है। अगर दो मासेस के बीच की डिस्टेंस को अगर हाफ कर देंगे तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। दैट इज आवर आंसर। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन था अपना सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं सीआरटी। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट
acts on all objects in proportion to their masses, why then a heavy object does not fall faster than a light object? इनका कहना ये है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस, लाइक अ हेवी ऑब्जेक्ट हियर, लाइक अ लाइट ऑब्जेक्ट हियर। ठीक है, ये एक हेवी ऑब्जेक्ट का मास है, एक इस जो लाइट ऑब्जेक्ट है उसका मास है। तो बोला जा रहा है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ऐसा है उसके बाद why then a heavy object does not fall faster than a light object? अगर हम दो ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप करा दें, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है मेरे पास, ये मेरे पास है हैवी ऑब्जेक्ट, एक मेरे पास ये कोई लाइट ऑब्जेक्ट है, ये लाइट ऑब्जेक्ट है। अगर दोनों को फोल करा दिया जाए, फोल, अगर दोनों को क्या करा दिया जाए, फोल करा दिया जाए, तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है हैवी ऑब्जेक्ट जल्दी क्यों नहीं गिरता, जबकि इसको जल्दी गिरना चाहिए और इसको, ये लाइट ऑब्जेक्ट है तो इसको देर में गिरना चाहिए। लेकिन हम देखते क्या है कि जब भी हम एक लाइट ऑब्जेक्ट को और एक हैवी ऑब्जेक्ट को लेकर के ड्रॉप कराते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं वो दोनों एक साथ जाकर के गिरते हैं। अगर मैं इस मार्कर को, ये डस्टर उठाना भी, अगर मैं इस मार्कर को और इस डस्टर को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, लाइक अ हैवी ऑब्जेक्ट हेयर एंड अ लाइट ऑब्जेक्ट हेयर, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि दोनों एक साथ जाकर के ही अर्थ की सरफेस को टकराते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ से एक लाइट ऑब्जेक्ट है, एक मेरे पास हैवी ऑब्जेक्ट है, तो मैं ड्रॉप करता हूँ, दोनों एक साथ जाकर के नीचे गिरते हैं। तो इसका मतलब ही ये है, तो ये हमें बताना है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो हमारे पास आंसर ये है, ये व्हाई नॉट फॉल फास्टर देन लाइट ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ देते हैं। क्या सॉल्यूशन है कि जो अपने पास फॉर्मूला है ना, G इज इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन R E स्क्वायर, ये मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ। तो हम क्या देखते हैं कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये अर्थ है, इसका मास ऑफ अर्थ है, इसकी रेडियस ऑफ अर्थ है R E, अगर ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस से, अर्थ की थोड़ी सी हाइट की सरफेस से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कराता हूँ, तो ये जो G की वैल्यू होती है ना, G की वैल्यू वो इंडिपेंडेंट होती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर। G इज, देखो मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, M क्या है यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, मास ऑफ अर्थ, और R E क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो G इज इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जो G की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट होती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। G इंडिपेंडेंट है क्योंकि G क्या है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि अब हम जानते हैं कि यहाँ पर G की वैल्यू सेम काम करेगी। तो हम अपने रिलेशन में क्या देख पा रहे हैं कि इसमें तो हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर आपकी सरफेस में से, अर्थ की सरफेस से इसको नीचे ड्रॉप करो तो दोनों एक साथ आ जाएंगे, क्या वो लाइट ऑब्जेक्ट हो चाहे वो हैवी ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट के मास पर G इज इंडिपेंडेंट है। तो आप इस रिलेशन को देकर के अपने इस आंसर को बता सकते हैं। दिस इज आंसर नंबर सेकंड, ठीक है। Second, next question, question number third is,
क्वेश्चन नंबर 3, what is the magnitude of the gravitational force between earth and a 1 kg object on its surface? मान लेते हैं एक अर्थ है, ठीक है, मास ऑफ अर्थ इज me एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज re, हम जानते हैं। एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का, ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर 1 kg ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने बोला स्मॉल है, ये अर्थ का मास है, ठीक है, ये अर्थ का मास कितना है me, इनके बीच का जो रेडियस है वो कितना है re। अब हम ये जानते हैं कि अर्थ की सरफेस से जितनी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पे से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ना, तो डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखती। उसका रीजन ये है जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो काफी हैवी होता है, जो कि 6400 किलोमीटर, इतना लार्ज रेडियस होता है अर्थ का, ठीक है। इतना लार्ज रेडियस होने की वजह से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, अगर मैं इस दूरी को 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी से भी फेंकता हूँ तो वो इफेक्ट नहीं डालता। कौन डोमिनेट करता है? रेडियस ऑफ अर्थ डोमिनेट करती है। तो मतलब इनके बीच में जो आर की तरह काम करेगा वो कौन है? आंसर है आर ई, ये मास ऑफ अर्थ है। तो क्वेश्चन में क्या है गिवन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड वन केजी ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। मास ऑफ अर्थ इज, मास ऑफ अर्थ इज गिवन है 6 × 10⁻24 kg, ये भी गिवन है। इसको किलोमीटर को मीटर बना लो, 6400 × 10⁻3, और क्या लिख सकते हैं इसको 64 × 10⁻3 और तो 5 मीटर, ठीक। ये सिचुएशन गिवन है, बस फोर्स निकालना है इनके बीच में, कितना फोर्स लगेगा, तो इनके बीच में फोर्स की कैलकुलेशन हमें करनी है। तो क्या सॉल्यूशन है? वी नो दैट F is equal to कैपिटल G, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन R क्या लेंगे? आंसर है ये वाला डिस्टेंस लेंगे, जो कि कौन डोमिनेट करेगा? रेडियस ऑफ अर्थ डोमिनेट करेगी। उसका रीजन मैं बता चुका हूँ। क्या है उसका रीजन? उसका रीजन ही ये है कि अर्थ की सरफेस से, क्योंकि अर्थ की सरफेस पर मैं यहाँ खड़ा है, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूंगा तो बहुत छोटी दूरी होती है, बहुत छोटी दूरी होती है, किसके कंपैरिजन में? रेडियस ऑफ अर्थ के। 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक ये डोमिनेट नहीं करती है ना, आर डोमिनेट करता है, इसलिए रेडियस ऑफ अर्थ मिल जाता है यहाँ पर। पुट ऑल वैल्यूज एंड गेट द रिजल्ट। जी की वैल्यू 6.67 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 इंटू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1 kg अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ इज 64 × 10⁵, उसका क्या करना है? स्क्वायर, तो 2 बार लिख दीजिए, 64 × 10⁵। बस इसको अब सोल्व कर देना है। तो F इज इक्वल टू, इस पॉइंट को हटा लो, 2 0 नीचे बढ़ा लो, पावर को अरेंज कर लेते हैं। तो ऊपर बचा 667 × 6 × 10⁻11 -11 प्लस 24 4 64 × 64 × 10⁵5 5 10 और 8 12 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर बच जाएगी 13 प्लस की। तो F इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम, तो 6 6 7 जब 42, 6 7 42 का 2, कैरी लेके 4, 6 36 36 और 4 40 की 0, 6 36 और 4 40, ठीक है। 6 7 42 का 2, 4 6 36 36 और 4 40 0, 6 36 और 4 40 इंटू 10 की पावर यहाँ कितनी आ गई? प्लस के 13 -11 कट गई अपॉन 64 का स्क्वायर करो, फिर इसको सोल्व करो, ठीक है। तो ये बड़ी लंबी कैलकुलेशन होगी, आराम से कर लेना। इंटू 10 की पावर 12, ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर एक बचेगी, 4 0 0 2 0 हो जाएगा,
64 इंटू 64, तो तुम सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका रिजल्ट 9.8 न्यूटन आ जाएगा, 9.8 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है अपना, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। द अर्थ एंड मून आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अर्थ और मून क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्वियसली अर्थ मून को खींच रही है, मून अर्थ को खींच रहा है। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून? क्वेश्चन इज डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर, स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स with which the moon attract the earth? Why? तो ये कह रहे हैं कि अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है और मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो बताओ क्या मून अर्थ को ज़्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा, कम करेगा या सेम करेगा? ठीक है, इतना क्वेश्चन तो यहाँ तक ये है। With which moon attract the earth और why? ऐसा क्यों? तो वेरी सिंपल लॉजिक, अगर कोई भी चीज, जैसे अगर मैं बात करूं, ये अर्थ है, सॉल्यूशन में हम बात कर रहे हैं, और ये हमारा मून। ठीक है, अर्थ एंड मून। अगर बात ये है कि अर्थ, अगर ये अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी, अगर ये वाला फोर्स ज्यादा होगा तो मून को इसकी तरफ खींच के आ जाना चाहिए। अगर ये वाला फोर्स ज्यादा होगा तो इस अर्थ को इसकी तरफ खींच के चला जाना चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह पर एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं और अपनी अपनी जगह पर हैं। ना तो मून इसके पास में जा रहा है, ना ही अर्थ इसके पास में जा रहा है। तो एक लॉजिक तो यहाँ से क्लियर होता है, ना तो अर्थ ज्यादा फोर्स लगा रही है मून पे और ना ही मून अर्थ पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है, पहली बात। तो फिर कैसे लगा रहे हैं? तो आंसर है इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, सेम फोर्स। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सेम फोर्स लगा रहे हैं। इक्वल तो मैग्नीट्यूड में है, इक्वल मैग्नीट्यूड में है, बट अपोजिट डायरेक्शन में है। इक्वल मैग्नीट्यूड में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। डेट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड है। कौन सा? न्यूटन को कौन सा लगेगा? थर्ड लॉ। तो ये अर्थ और ये मून, मतलब जितना फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून, फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ, दोनों कैसे हैं? तो आंसर है दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं, लेकिन कैसे हैं? एक दूसरे के अपोजिट। अगर कोई भी फोर्स ज्यादा होगा तो उधर खींच जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ को वैलिड करते हैं। जितना मून इस पर फोर्स लगा रहा है अर्थ पर, उतना ही अर्थ इस मून पे फोर्स लगा रहा है, बट इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। If the moon attracts the earth, why does the earth not move toward the moon? Question is, if the moon attracts the earth, अगर मून, जैसे मून है, ये अर्थ है, अगेन इसी तरीके का क्वेश्चन है, मून अट्रैक्ट द अर्थ, अट्रैक्ट अर्थ, ठीक है। अगर मून इसको अट्रैक्ट कर रही है तो इसको इसकी तरफ चले जाए। व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून? अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द अर्थ। व्हाई? ये क्वेश्चन, सॉल्यूशन क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया the mass of earth
mass of earth is very heavy than mass of moon. ठीक है, acceleration, the acceleration of earth is almost is zero. To zero, we know that F is equal to m है और A is equal to F अपॉन m. जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये जो मास है, मास इज वेरी हैवी, मास इज वेरी हैवी, एक्सीलरेशन इज ऑलमोस्ट जीरो. अगर एक्सीलरेशन इज ऑलमोस्ट जीरो, नो मूवमेंट. Earth towards the moon. That is our answer. ठीक है, बिल्कुल जीरो होगा. तो इस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझना है और उसके बाद उनका आंसर देना है. दिस इज क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 6. Answer number 6. What happened to the force between the two objects? Mass of one object is double. ये सिचुएशन, पहली सिचुएशन में बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर. एक का मास m1, दूसरे का मास m2. ऐसे बोल दो. ये कुछ सेपरेशन में रखे, मान लो वो सेपरेशन है, ठीक. तो पहली सिचुएशन का सवाल, इनके बीच में लग रहा है फोर्स F, जो कि हम जानते हैं इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. ये वाली सिचुएशन, पहली सिचुएशन है द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल. मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल. व्हाट हैपेंड टू फोर्स. क्वेश्चन की रिमाइंड क्या है? What happens to force? ये डिफरेंट सिचुएशन है. पहली सिचुएशन ये है, अगर एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया जाए, ठीक है, कर दें. तुम लेट मान लो m1 को मैंने डबल कर लिया 2m1, तो देखते हैं फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा. F इज इक्वल टू कैपिटल G, m की जगह कितना लिखूंगा 2m1 m2 और d स्क्वायर. तो इसको मैं f डैश बोल देता हूँ. f डैश इक्वल टू 2 को पहले लिख लो g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. अभी g m1 अपॉन g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर क्या है? f. तो इसको लिखोगे आप f डैश इक्वल टू 2f. इसका क्या मतलब है? इसका रिजल्ट ये है फोर्स f will increase. ये साइन किसका यूज करते हैं हम लोग? इंक्रीज 2 टाइम्स. क्या रिजल्ट मिला? फोर्स कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा? 2 टाइम्स फोर्स विल इंक्रीज. सेकंड सिचुएशन, सिचुएशन नंबर 2. द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल्ड. क्या होगा? द डिस्टेंस, आपके डिस्टेंस को बोला, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल और ट्रिपल्ड. इफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल्ड, ये दो सिचुएशन पे डिस्टेंस को. तो इसमें मैं पहला केस लेता हूं डबल वाला. पहले डिस्टेंस d थी, d को क्या कर दिया गया है? डबल 2d.
ठीक है, 2 गुना बढ़ा दिया। तो पहले जो फोर्स लगता था F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब F को क्या कर देना है, यानी कि नया फोर्स बनेगा, उसको मैं F डबल डैश बोल रहा हूँ, वो है G m1 m2 पे कोई फर्क नहीं है, D को क्या कर देना है 2D, 2D का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से G m1 m2 अपॉन 4D स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस को डबल कर दिया ना हमने, तो ये F डबल डैश इक्वल टू 1/4 ऐसे लिखा जाएगा G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। और इसको तुम पहचानते हो, ये क्या है F, तो तुमने इसको लिखा F इक्वल टू 1/4 ऑफ F। अगर डिस्टेंस को डबल करोगे तो फोर्स कितने गुना कम हो जाएगा, 4 टाइम्स। फोर्स विल डिक्रीज, किसका साइन है, डिक्रीज 4 टाइम्स। ठीक है, कितने टाइम डिक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें पता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। ठीक है, तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, डबल कर रहे हैं। जब डबल करोगे तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, घटेगी, और ये वैल्यू बढ़ेगी, मतलब कितने टाइम कर रहे हो उसको, 2 टाइम्स, 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4। तो ये फोर्स कितने टाइम डिक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम। यानी कि पहले वाले फोर्स से जो नया फोर्स बनेगा F डबल डैश, वो 4 गुना कम हो जाएगा, 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन है। सिमिलरली जब इसको हम 3 टाइम करेंगे, उसको मैं इसे भी बता देता हूँ, जब डिस्टेंस को तुम 3 टाइम करोगे तो क्या होगा, 3 टाइम वाले हो गए कुछ, 3 टाइम इंक्रीज करेंगे तो if distance is tripled, मतलब d का कितना कर दोगे तुम 3d। तो जो पहले फोर्स लग रहा था G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, अब जो नया फोर्स बनेगा F डबल डैश, अब ट्रिपल डैश बोल दो, ये तो डबल, ये डैश लिख रहे हैं 1 डैश 2 डैश, डिफरेंट फॉर्मेट के लिए G m1 m2 अपॉन d को कितना करना है 3d का स्क्वायर इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन 9d स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखोगे 1/9 G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे, आंसर है, इसको लिखेंगे F। तो F नया फोर्स 1/9 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स फोर्स F will decrease कितने टाइम, 9 टाइम। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं 1/d स्क्वायर, इसको 3 गुण करो, 3 × 9, ये इंक्रीज होगा, ये कितने टाइम डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा। 3 टाइम करोगे तो 9 टाइम, 4 टाइम इंक्रीज करोगे, 4 टाइम डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो 16 टाइम 4 डिक्रीज हो जाएगा। 5 टाइम करोगे इंक्रीज तो 25 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन यहाँ पर फॉलो होगा। दिस इज सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है उसको लिखना है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ gravitation. First is the force that binds
us to the earth. ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमें अर्थ से बांधे रखता है. सेकेंड इज the motion of moon around the earth. The motion of moon around the earth. ये जो मून का मोशन है ना अर्थ के अराउंड, ये भी किसकी वजह से है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, जो हम डिस्कस कर चुके हैं. एक वर्ड और लिख लो, the motion of planets around the sun. जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड घूम रहे हैं, उनके पीछे भी कौन काम करता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है. टाइड्स, देखो लिख लो, द टाइड्स ड्यू टू मून ये जो समुद्र में लहरें उठती है ना, उसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? आंसर है मून और सन की वजह से समुद्र में लहरें ऊपर को इस तरीके से जम करती हैं, तो मून और सन की वजह से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8. अब हम डिस्कस करेंगे आंसर नंबर 8 यानी कि सॉल्यूशन नंबर 8. क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्री फॉल? फ्री फॉल का एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है. तो फ्री फॉल आपको बताया गया था कि अर्थ की सरफेसिस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अंडर द ग्रेविटी फेंक दीजिए, इस तरीके से फेंक दीजिए. अगर वहाँ का एयर रेजिस्टेंस हम नेगलेक्ट कर लें तो वो जो ऑब्जेक्ट मूव करेगी, वो जो ऑब्जेक्ट मोशन करेगी, उसका मोशन कहलाता है फ्री फॉल. ठीक है, वो डिफाइन हम कर चुके हैं. बट यहाँ क्वेश्चन की डिमांड ये है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? तो आंसर इज द एक्सेलरेशन of free fall is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity, it is denoted by g, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्योंकि एक्सेलरेशन है, whose value g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 9. सॉल्यूशन नंबर 9. व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट? जैसे कि अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बीच में क्या काम करता है? ग्रेविटेशन का फोर्स काम करता है. ठीक है, तो किसकी वजह से नीचे जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये किसकी वजह से नीचे जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये नीचे जाता है. ठीक है, ये क्या पूछना चाह रहे थे? पूछना चाहते थे कि व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ and object? Answer is gravitation. Gravitation, this gravitation is produced acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. ये जो gravitation होता है ना, ये gravitation एक invisible force होता है. Invisible force, इसका नाम हमने रखा हुआ है gravitation. ये acceleration due to gravity की वजह से नीचे आता है. We call it acceleration due to gravity. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका. ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 10. जैसे कि ये अर्थ है, ठीक, ये इक्वेटर होता है, या क्या बोलते हैं इसको?
इक्वेटर, इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। ये एक इलिप्टिकल सरफेस है, इलिप्टिकल सेल। इस शक्ल की होती है अर्थ। ये रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इक्वेटर पे है, ये पोल पे है। तो इस पोल पे जो ना जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, जी एट पोल, और ये इक्वेटर पे है जी एट इक्वेटर। तो वैल्यू ऑफ जी एट पोल इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर, यानी कि पोल पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी की वैल्यू ज़्यादा होती है और इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होती है। इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होती है, पोल पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये हमारे पास नॉलेज है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स, है ना। एक अमित है ना, वो फ्यू ग्राम, कुछ ग्राम गोल्ड को खरीदता है एट द पोल। पोल पे उसने किसी गोल्ड को खरीदा, ठीक है। एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन हिज फ्रेंड्स, उसके किसी फ्रेंड्स ने कहा था। यहाँ पर अमित खड़ा है, ये मान लो अमित है, अमित है, इसने जो है गोल्ड बाय किया, गोल्ड खरीद लिया कुछ, ये गोल्ड है, ये गोल्ड खरीद लिया इसने। उसके फ्रेंड्स ने उससे कहा था, और वन हिज फ्रेंड ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन द मीट्स हिम एट इक्वेटर, और उसका जो फ्रेंड खड़ा है वो कहाँ खड़ा है? वो यहाँ खड़ा है इक्वेटर पे, इक्वेटर, ठीक है। ये लाइन होती है इक्वेटर वाली, उसका जो फ्रेंड खड़ा है वो इक्वेटर पे खड़ा है। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड व्हाट, जो वो गोल्ड यहाँ से लेके आया, जो उसने पोल पे गोल्ड खरीदा था, जब ये गोल्ड इसको यहाँ पर ले जा करके देगा तो क्या ये उसके वेट से एग्री करेगा या नहीं करेगा? क्या जो गोल्ड का वेट यहाँ पर है, क्या वही वेट गोल्ड का यहाँ पर रहेगा? मान लो इसने यहाँ पर 10 ग्राम खरीदा, है ना, इसने ये कहाँ खड़ा है? पोल पे। तो इसने ले जा करके इस पे जो बंदा यहाँ पे खड़ा है इक्वेटर पे, उसे दे दिया, तो क्या उसे 10 ग्राम ही लगेगा या कुछ ज़्यादा लगेगा या कुछ कम लगेगा? तो हम ये जानते हैं वेट क्या है। बेसिकली वेट इज अ फोर्स mg। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं, अगर मैं इक्वेटर की बात करता हूँ, इक्वेटर की, तो ये लिख दिया mg एट इक्वेटर। सिमिलरली वेट ऑन पोल इज इक्वल टू mg एट p, पोल पे। इक्वेशन नंबर 2। अब हमको पता है कि g की वैल्यू है वो पोल पे ज़्यादा है और इक्वेटर पे कम है, तो वेट कहाँ ज़्यादा लगेगा उसको? तो आंसर है जिसकी जी की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका वेट ज़्यादा। यहाँ जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम है तो वेट कम हो जाएगा। दैट मीन्स वेट ऑन पोल इज ग्रेटर देन वेट ऑन इक्वेटर, क्योंकि जी की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होती है। जी एट पोल इज ग्रेटर देन जी इज इक्वेटर। तो जो उसके फ्रेंड ने यहाँ पर गोल्ड खरीदा था पोल पे खड़े होकर के, जब वो इक्वेटर पे जाकर के जो उसका फ्रेंड खड़ा है उसको देगा, तो ये वाला जो गोल्ड का वेट है वो उसको कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि जी वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीज है, वैल्यू ऑफ जी इज इंक्रीज है, वैल्यू ऑफ जी एट पोल इंक्रीजिंग हाई वैल्यू एंड इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी इज लो। तो वेट एट पोल इज ग्रेटर, वेट एट इक्वेटर is low. तो value of g is पोल is greater, value of g of equator is less. तो weight पोल पे कैसा रहेगा? ज़्यादा। तो जो बंदा पोल पे खड़ा है ना, उसको उसका वजन कैसा लगने वाला है? पोल पे ज़्यादा लगेगा, और जो बंदा इक्वेटर पे खड़ा है उसको कम लगेगा, तो वो एग्री नहीं करेगा। The value of g is greater at the pole than the equator। तो क्वेश्चन में बोल भी रहा है the value of g is greater at the pole than at the equator। तो क्या ये एग्री करेगा? तो माय आंसर इज नॉट एग्री। क्यों? या यहाँ कुछ और है और यहाँ पर कुछ और होगा।
जो उसने वहाँ एक्चुअल खरीदा था वो वहाँ थोड़ी ना दिखेगा, तो यहाँ वैल्यू जो जी कम हो जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिमेनिंग है उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।